थी कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान स्थिति में कितने शासकीय प्राथमिक माध्यमिक हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल के जर्जर एवं भवन विहीन है, जिसमें जानकारी में मुझे मंत्री जी से प्राप्त हुई है अध्यक्ष महोदय कि भवन विहीन में सालेटोला मुरकुटुम चिरचारी खुर्द और प्राथमिक शाला 20 भवन जर्जर स्थिति में है। तो मंत्री जी से मैं ये जानना चाहूंगी कि इतने में कितने दर्ज संख्या है जो जर्जर और भवन विहीन है उसमें। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य के जो विधानसभा खुज्जी में जो भवन विहीन और जर्जर की जो शालाएं हैं और 3 तो हाई स्कूल हैं माननीय अध्यक्ष महोदय और 20 प्राथमिक शाला और 6 माध्यमिक शाला है और इनमें अंबागढ़ चौकी प्राथमिक शाला खुर्शीपार, इसमें दर्ज संख्या 42 है और ये अस्थायी क्षेत्र में इसका संचालन होता है। अंबागढ़ चौकी में सिरमुंदा, यहाँ दर्ज संख्या 22 है। प्राथमिक शाला सिगराय टोला, यहाँ दर्ज संख्या 40 है। प्राथमिक शाला मक्के, यहाँ 42 है। प्राथमिक शाला माझी टोला, यहाँ 32 है। प्राथमिक शाला कहाड़ कस्सा, यहाँ पर 93 दर्ज संख्या है। प्राथमिक शाला खटा छुरिया, यहाँ 34 है। प्राथमिक शाला पथरान नवागांव, यहाँ पे 18 है। प्राथमिक शाला जनकपुर, यहाँ 19 है। प्राथमिक शाला मुजार पथरी, यहाँ 64 है। प्राथमिक शाला राना मटिया, यहाँ पर 18 दर्ज संख्या है। प्राथमिक शाला हाक मार, यहाँ 87 है। प्राथमिक शाला कढ़िया टोरा, यहाँ 23 है। प्राथमिक शाला पथरा टोला, यहाँ 64 है। प्राथमिक शाला पंगारी कला 95 है। प्राथमिक शाला बंसी बंजारी 41 है। प्राथमिक शाला संबलपुर 84 है। प्राथमिक शाला टिपानगढ़ 74 है। प्राथमिक शाला शिकारी महा 42 है। प्राथमिक शाला कापा 75। माध्यमिक शाला छुरिया 97 दर्ज संख्या है और प्राथमिक माध्यमिक शाला तेलिन बांध 85 है। माध्यमिक शाला ये दर्ज संख्या से आपको क्या मिलेगा? प्रश्न ऐसा करिए कि मंत्री जी थोड़ा गड़बड़ाए उसमें। माननीय अध्यक्ष जी, अब इतने भवन विहीन है और इतने स्कूल जर्जर स्थिति में और इतने बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं तो मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूंगी, इतने 3 हाई सेकेंडरी भवन स्कूल जर्जर स्थिति में है तो इतने बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। नहीं कुछ नहीं, आप पूछिए कि कितने दिन में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मतलब दर्ज संख्या से क्या करोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी स्कूलों की भी तस्वीर दिखलाऊं कि लकड़ी से बना हुआ है, तो मंत्री जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि इतने भवन विहीन है और जर्जर स्थिति में वो कब तक बन पाएगी? ऐसा सवाल करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर जर्जर स्थिति और भवन विहीन है, वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में संचालित हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये जो काफी चिंतनीय है कि जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ भवन नहीं, प्राथमिकता के आधार पर जैसे जैसे धनराशि कम से कम जिन स्कूलों में लकड़ी का भवन बना के पढ़ रहे हैं वहाँ जल्दी करवा दीजिए, इतना तो बात। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिकता के आधार पर जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध होगी हम उसमें व्यवस्था करेंगे। डॉक्टर विनय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न था कि कोरिया जिले में आहता विहीन कितने स्कूल हैं और जितने स्कूल हैं उनका
स्वीकृति मिलेगा और कब तक उनका काम होगा। माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि अहाता विहीन होने के कारण खास करके मेरे जो विधानसभा के खड़गवां जनपद में काफी ट्राइबल एरिया है, तो वहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और ये सब रहता है, तो आप कृपा करके वहाँ जल्दी से जल्दी जो अहाता विहीन स्कूल है उनको अहाता स्वीकृति करा के उनको। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे कोरिया जिले को उन्होंने पूछा है। छोड़िए ना, उनको अहाता विहीन स्कूलों का मतलब है जी, आप एक निर्देश जारी करिए विभाग से कि हर स्कूल में अहाता बनाने के लिए श्रम कराकर बच्चों से सब जगह पेड़ लगा दें, अहाता खत्म हो जाए, ठीक हो जाए। स्वीकृति प्रदान की अध्यक्ष महोदय, इसमें जो 120 पूरे जिले में किया है और आपके विधानसभा के 29 स्वीकृति प्रदान की गई है और जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध होगी माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा दूसरा कहना है, पूरे प्रदेश में जहाँ जाइए अहाता विहीन स्कूल हैं। अहाता बनाना सरकार का काम नहीं है, वो इस स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों का और गुरुजी का भी काम है। तो वहाँ पेड़ लगा दें चारों तरफ, बड़े बड़े, कुछ साल बाद खड़े हो जाएंगे पेड़, फिर उसके बाद आप लगाते रहना अहाता काटो। सरकार बजट माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका अहाता के लिए अब कहाँ से पैसे अहाता के आएंगे? लिए पैसा दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष भवन महोदय, के लिए राशि स्वीकृत हो, माननीय अध्यक्ष आपका जो अहाता की स्पेशल फंड पालन करेंगे। है उसको जा रहा है जो अहाता में जैसे गरुआ उसको पेलता है, धसक जाता है, मैं भी जानता हूँ। धसक जाता है, पर जो ये कर रहा है उस अहाता मिल रहा है। नए स्कूल भवन का निर्माण जब लखेश्वर बघेल माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इंक्लूड जो और धनराशि रहती है, डीएफ का रहता है, ये सारे बनाते हैं उसको। बाकी मैं निर्देश जारी करेंगे आपके अनुसार कि उसके पेड़ लगा ताकि सुरक्षित हो सके। पेड़ लगा दें, उसके बाद आप कांटों से घिरें, सस्ता पड़ेगा। नहीं तो ये ईंट और मिट्टी के बनेंगे और थकते जाएंगे। जी माननीय, एक सलाह देना चाहता था इसमें मैं, नहीं एक आपसे संसदीय सचिव नहीं एक सलाह देना चाह रहा था, एक छोटी सी इसमें। संसदीय सचिव अहाता को एक्चुअली यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल होते हैं ईंट के बने हुए उसको मानते हैं। मेरा निवेदन था सस्ते में भी ये काम हो सकता है और चेन लिंकिंग वगैरह अपन उसमें कर देते हैं, ठीक, आयरन पोस्ट या सीमेंट के खंभे लगा करके, तो सस्ते में काम हो सकता है, ज्यादा कवरेज हो सकता है उसमें। संसदीय बघेल जी, अहाता का रास्ता बंगले से आता है। अध्यक्ष जी, सस्ते में क्वालिटी नहीं आएगी। प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला को प्राथमिकता दी जाए अहाता के लिए। पैसे नहीं है सरकार के पास। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से बायोमेट्रिक टेबलेट से हाजिरी से संबंधित था। मंत्री जी सिर्फ मेरे विधानसभा को पूछा था मैं। हमारे विधानसभा में 643 नग टेबलेट प्रदाय किए हैं और जिसमें 7 टेबलेट उपयोगी बताई जा रही है, 636 टेबलेट अनुपयोगी बताई जा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 636 टेबलेट अनुपयोगी है, उसके बाद लगातार 2017-18 से लेकर 21-22 तक करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ है। तो अनुपयोगी है, उसके बावजूद भी भुगतान होना बड़ा ये संशय की स्थिति है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कब से खराब है और कितने टेबलेट मरम्मत कराई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये टेबलेट खरीदी गई थी शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति, डाटा संकलन, पाठ्यक्रम में डिजिटल उसमें ये साला कोर्स से ये 2007
17-18 में से स्वीकृति मिली थी ताकि बच्चों की उपस्थिति और उसकी जानकारी मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो धनराशि इनके जिले में जो खर्च हुआ है लगभग 1,41,00,000 के आसपास में खर्च हुआ है। नहीं, वो ये नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि टेबलेट खराब है 600, तो भुगतान कि खराब होने के बाद भुगतान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ये फेजेज में था, ये अलग अलग वर्षों में था। 20 तक के मतलब इसमें खरीदी भी, पेमेंट भी करना था और रिपेयर भी करना था। टेबलेट खराब हुई है, वो रिपेयर योग्य नहीं है, उसमें मैं उसकी सैंपल जांच भी कराया था, ये उसमें दिक्कत है। और जो खराब, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो आपका डिजिटल आइटम है, ये मोबाइल भी एक बार जो खराब हो गया तो बनता नहीं है। एक टेबलेट कितने का आया था जी? एक टेबलेट कितने रुपए का है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक टेबलेट 11,682 एक टेबलेट है। उसकी खराब होने की वो क्या है नियत? 11 दिन। उसमें अवधि थी 3 साल के अंदर आप उसका रिपेयर करेंगे, लेकिन उसमें जो प्रारंभिक जो हम लोगों ने उसमें देखा माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उसमें जितने जो खराब हुए हैं, सैंपल मैंने लिया था, वो कोई भी रिपेयर योग्य नहीं है। रिपेयर मतलब ये कहाँ से खरीदे जाते हैं? दिल्ली से आते हैं? इसकी जो टेंडर हुई थी माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 2 पार्टी ने भाग लिया था और ये उसमें 2 फार्म्स में प्रतिभागी थे। चिप्स के माध्यम से खरीदा गया था। चिप्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से ये इसी कमेटी बनी थी, उसने तय किया, उसमें खरीदा गया था। शिकायत करिए, उनको ब्लैक लिस्ट करिए सबको, धोखा कर रहे हैं। गुरुजी लोगों का उपस्थिति के लिए था मामला। मैं मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूँ, टेंडर कब और कितने पेपर में? अब हो गया रे यार, नहीं सर, ये वित्तीय अनियमितता मामला है, तो है तो संरक्षण चाहिए और मैं पूरी जानकारी चाहता हूँ सदन दे देंगे आप। टेंडर कब और कितने पेपर में प्रकाशित किया गया था? टेंडर की अवधि क्या थी? आंतरिक समिति बनी थी, कितने सदस्य थे और कौन कौन से समिति सदस्य थे? ये बहुत में कितने प्रतिभागी लिए थे? बहुत गंभीर प्रश्न पूछ रहे हैं आप। नहीं सर, बहुत गंभीर प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है और सर उलझाने वाला करोड़ों का 200 करोड़ का मामला है। 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, लाखों स्कूलों में टेबलेट प्रदान, एक भी माननीय सदस्य लोग, मंत्री जी ने तो बताया कि 1,41,00,000 हुआ है। टेबलेट चालू नहीं है मंत्री जी, 1,41,00,000 बता रहे हैं, 7वीं भी नहीं है। कौन कौन सा 7 बताइएगा थोड़ा सा माननीय मंत्री जी। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि जैसे मेरा पूछ रहे हैं कि कहाँ कब टेंडर उसकी हुई थी, तो टेंडर 16 जून हुआ था और इसमें हरिभूमि में, नई दुनिया में, इंडियन एक्सप्रेस और उसमें दो कंपनी भाग लिए थे। लेकिन जो अभी मैंने उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जो 2 साल की जो परियोजना थी और ये इसकी कार्यावधि समाप्त हो चुकी है, 15 दिसंबर तक का अवधि था। और अभी जो टैबलेट है वो अभी जो टैबलेट है वो उपयोग के लिए नहीं है, वो उपयोग हो नहीं सकता और ना रिपेयर हो सकता। अगर इसमें मोहन मरकाम जी, अच्छा पूछ, मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भंडार क्रय नियम का पूर्णतः पालन हुआ था? पूरी तरह से नियमानुसार इसमें हुआ है माननीय खरीद सर, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि 2 भंडार क्रय नियम के अनुसार न्यूनतम 3 प्रतिभागी होना चाहिए था। दो लोगों से करके इतना बड़ा निर्णय लग गया और भंडार क्रय नियम का पालन हुआ ही नहीं है।
भंडार कराने में न्यूनतम कम से कम 3 प्रतिभागी होना चाहिए। 2 ही लोगों भाग लिए, उसके बाद इतना बड़ा डिसीजन ले लिए और इतनी बड़ी समिति अधिकारियों का बनी थी, उसके बावजूद भी मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, नियम का पालन हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब ही बताया कि 2 फॉर्म इसमें भाग लिए थे। अब विशेष परिस्थिति में क्रिया की खरीदी किया गया उसमें, अब वो डिजिटल मोबाइल और ये टैबलेट कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछिए। अंतिम प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ करिए। मेरा निवेदन है आपसे माध्यम से, इस संबंध में क्या विधानसभा समिति गठित कर जांच कराना चाहेंगे क्या? मुझसे पूछ रहे हैं मंत्री जी। मंत्री जी बताओ। परिस्थितियां तो माननीय अध्यक्ष महोदय जांच कराने लायक है तो जांच कराने लायक तो है। तो आप मुझे बोलिए कि मैं कोई उसकी जांच करा जांच हो जाए माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच कराने के लिए पक्ष में है, क्योंकि जो भी अभी टैबलेट है उसमें मैं सिंपल उसका लिया था, उसमें एक भी टैबलेट जो है वो रिपेयर योग्य नहीं हुआ। कहीं किसके बोल चुके हैं, यदि तो जांच की घोषणा होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। जी मंत्री जी ने जब यह स्वीकार कर दिया कि जांच मामला 200 करोड़ का है, 200 करोड़ का है और मामला टेबलेट की कीमत 11,000 है। माननीय मंत्री जी, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इच्छा 2, 4, 5% जांच ही तो मैं जांच समिति घोषित कर सकता हूँ, मैं करा दूंगा। धन्यवाद। राजमन बंजाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आया है। मेरे विधानसभा में कुल 161 ग्राम पंचायतें बताई गई है, जबकि मेरे विधानसभा में 170 पंचायतें हैं, 5 विकास खंड है। और माननीय मंत्री जी का जवाब आया 3 ग्राम पंचायतों का बंदोबस्त और 8 वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित किए गए पंचायतों का नाम आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में जो सुकमा जिले से आते हैं, ग्राम पंचायत कुकानार, बोदारास, टांगररास, पेदारास, पोकड़ावड़ार, इडजेपाल, कोडरीपाल, कोकावाड़ा, सौतनार और विकासखंड लोहंडीगुड़ा से चंदेला, बेजा, विकासखंड बड़े मारेंगा, धर्माउर, सिंगनपुर, विकासखंड दरबा से छिंदावाड़ा 1, छावाड़ा 2, छिंदावाड़ा 3 और विकासखंड बस्तनार से किलेपाल 1, किलेपाल 2, किलेपाल 3। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में लगभग 20 पंचायतें और 8 वन ग्राम से जो राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। इन ग्राम पंचायतों का बंदोबस्त आजादी के आज तक नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि इन ग्राम पंचायतों का बंदोबस्त कराने की घोषणा सदन में करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें जानकारी स्पष्ट तौर पर दे दी है। और माननीय मंत्री जी, आप जितना बंदोबस्त करोगे, आपका काम क्या सिर्फ बंदोबस्त का थोड़ी है, उसको कलेक्टर, अरे आप बड़े इस लेवल के बंदोबस्त करते हो, कहाँ छोटे मोटे बंदोबस्त करोगे? माननीय अजय भैया, ये हमारे किसानों का मामला है और ये बहुत गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी दी वो प्रक्रिया में एक्चुअल में वहाँ किसको बैठाना है, उसके बंदोबस्त में लगने की आवश्यकता है। आप किस बंदोबस्त में लगे? सब काम समय के हिसाब से वहाँ होते हैं। उसके बंदोबस्त में लगो। इसमें वर्तमान में भी जो बंदोबस्त की प्रक्रिया जो थी वो प्रतिबंधित है। इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो प्रतिबंध किया गया है। माननीय मंत्री जी, बेंजामिन, एक मिनट, प्रतिबंधित करने का कारण क्या है?
प्रतिबंधित करने का कारण बता देता हूँ। बंदोबस्त को प्रतिबंधित करने का कारण बता देता हूँ, कारण बता देता हूँ। नहीं है मेरे पास, दे दूंगा। तुम लोग नए नए विधायक हो, जरा सीनियर लोगों से पूछ लिया करो कि कैसे प्रश्न करना है और कैसे मंत्री को फंसाना है। ये मध्य प्रदेश के समय 25 मई 2000 को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 67 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाते हुए राज्य शासन द्वारा निम्न अनुसूचित में क्षेत्र में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य में समापन की घोषणा करते हैं। इसमें प्रतिबंध किया गया है विधायक जी, आप क्या चाहते हैं बंदोबस्त शुरू किया जाए? जी माननीय अध्यक्ष महोदय, में बंदोबस्त शुरू किया जाए और अतिग्रह उन ग्राम पंचायतों का बंदोबस्त किया जाए। राजस्व ग्राम नहीं है भैया, ग्राम पंचायतें हैं, वो राजस्व ग्राम ही है, उस पर बंदोबस्त करना है। वहाँ अनेक हमारे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिला बस्तर में 1930 के दशक में बंदोबस्त हुआ था एवं 1990 के दशक में पुनः राजस्व सर्वेक्षण कार्य किया गया। तो आपके दीदी जब होगा उनका ख्याल रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो ग्राम पंचायत है ये बहुत जरूरी है, इनको बंदोबस्त करना जरूरी है। आपके माध्यम से आपके आसान से चाहता हूँ कि इसका बंदोबस्त करने का आदेश करें। जल्दी कर देंगे। धर्मलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सूखा राशन और उस पर भ्रष्टाचार का मामला, सुविधा अनुसार नियम बनाते हैं, सुविधा अनुसार नियम बदलते रहते हैं और मंत्री जी की जब इच्छा आते हैं, पता नहीं उनको भी जानकारी है कि नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी बदल देते हैं। तो मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि सूखा राशन जो सप्लाई अभी जो किया जा रहा है, एक आपने बीज निगम को तय किया था और बीज निगम के बाद में फिर आपने प्राइवेट लोगों को तय किया। वर्तमान में कौन से नियम लागू है सप्लाई करने में, तो उनको क्या पद्धति है वो थोड़ा सा पहले बताइए। अध्यक्ष महोदय, न कोई हम नियम बदलते हैं और न उसमें कोई चेंज करते हैं। परिस्थितियां जैसे रहती हैं उसके अनुसार से जो सूखा राशन का राशन जो बच्चों को देना था, उसमें बच्चों तक राशन पहुंच जाए, ये उसमें व्यवस्था किया गया था। उसमें कुछ भारत सरकार के कुछ कंपनियां भी उसमें थी और आपने पहले भी उत्तर दिया जा चुका मामले। वर्तमान में हम चूंकि स्कूल अभी चालू है, इसलिए पक्का भोजन अभी दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में स्कूल चालू है तो पक्का भोजन दे रहे हैं। इसमें मैंने इसलिए आपसे पूछा कि नियम क्या है करके। पिछली बार जब मैं प्रश्न लगाया, उसके बाद में कोंडागांव के जिला शिक्षा अधिकारी को आपने निलंबित किया और निलंबित इसलिए किया कि वो नियम का पालन नहीं किया। लेकिन जो कोंडागांव के अधिकारी ने जो गलती किया था, वो केवल कोंडागांव का नहीं था, उस समय और भी जिले के अधिकारी थे। मैं उस संदर्भ में प्रश्न लगाया था, विभाग के द्वारा संशोधित कराया गया होगा। इसमें बस्तर का भी है, सूरजपुर का भी है। सेम जो प्रकरण है कोंडागांव का, वो प्रकरण आपके सूरजपुर का भी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं
कि कोंडागांव का आपने अनियमितता के कारण निलंबित किए हैं, तो सूरजपुर के जिला शिक्षा अधिकारी को कब निलंबित करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये तो एक प्रश्न कोंडागांव का है और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कोंडागांव के जो जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया है उसमें केवल राशन में गड़बड़ी मतलब केवल मात्र नहीं है, उसमें उसके और भी कारण है। उसमें जो सस्पेंड किया गया है कोंडागांव जिले के द्वारा जिले के अंतर्गत कलेक्टर के निर्देश के विपरीत 140 व्याख्यातों को उन्हें ट्रांसफर कर दिया है, विरोध था। युक्ति प्रकरण भी उन्होंने 89 लोगों को उसमें किया और गलत ढंग से उन्होंने नियुक्ति भी की थी। तो तमाम चीजें हैं। इसकी कलेक्टर ने शिकायत हुई, इसकी शिकायत के बाद कलेक्टर ने इसकी जांच की के बाद उसको दोषी पाया गया और सस्पेंड किया गया। माननीय ये केवल इसमें सूखा राशन का एक मामला नहीं है, इसने कलेक्टर ने उसमें जांच की और जांच में दोषी पाया गया, इसे सस्पेंड किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया है, प्रश्न को आप पढ़ ले, अपना जवाब आप पढ़ ले। आपने उसको जब मैं पूछा था कि बिन टेंडर बुलाए, आपने कहा जी हाँ, उसके कारण में आपने उसको निलंबित किया और इसलिए मैंने कहा कि इसमें मैं जो प्रश्न लगाया था उसको सीमित कर दिया गया जिले तक, लेकिन उस समय के जो बाकी जो जिले में जो इसी प्रकार के जो करप्शन किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, आखिर आप क्यों बचाना चाहते हैं उनको? मुंगेली का मामला है, वो भी बीज निगम से नहीं खरीदा, सूरजपुर का मामला है। आप सुनिए ना, जहाँ जहाँ का मामला है नाम बता दीजिए, उसका जांच करो। मैं दोनों जगह बता देता हूँ, मुंगेली का और सूरजपुर का। जी जी, चंद्राकर जी, मुंगेली और सूरजपुर में भी जांच कर दीजिए। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछा है, यदि हाँ तो इन निर्देश के पश्चात सोयाबीन बड़ी बीज विकास निगम से न खरीद कर किन अन्य निजी संस्थाओं से कब कितनी राशि की खरीदी गई, क्यों? इसका उत्तर में उन्होंने बताया है कि बीज विकास निगम ने सोयाबीन बड़ी की अनिवार्यता खत्म कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत लोकहित का प्रश्न है कि जितने स्कूले बच्चे हैं उसको पोषण आहार क्या क्या दिया जाता है, सूखा या गीला, जिसमें भी बांटे, और इसमें कौन विशेषज्ञ उसको तय करता है और एक बीज विकास निगम कौन होता है जो इसको तय करे कि सोयाबीन भाई हम देंगे या नहीं देंगे? ये तो तर्क से समझ में नहीं आता कि शिक्षा विभाग के भोजन को क्या दिया जाए, बीज विकास निगम कैसे तय करेगा? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्या क्या देते हैं, उसको तय कौन करता है, वो कितनी कैलोरी का होता है और कितनी कैलोरी का देना चाहिए? ये प्रश्न बहुत लंबा है, ये उद्भूत नहीं होता सर। बीज विकास निगम तो होता है सर, बीज विकास निगम कौन होता है बंद करने का? आप बताइए। समिति तय करती है कि बच्चों को ये देंगे, इतना पैसा उसके लिए उपलब्ध है, तो ये लिखते हैं सोयाबीन बड़ी को अनिवार्यता बीज विकास निगम ने खत्म कर दी। तो बीज विकास निगम की शिक्षा विभाग में क्या भूमिका है भोजन तय के प्रकार को तय करने में, ये बता दें। आप मंत्री जी ये बता दीजिए, बीज विकास निगम को उसकी और सदस्य वगैरह बनाया गया है क्या, जिससे वो निर्णय में भागीदार बना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जो बच्चों को जो दिया जाता है उसमें चावल है, दाल, तेल, अचार, बड़ी, ये भी जो आप क्या मिलता है, सीधा प्रश्न है, कौन करता है ये बता दो। नहीं, पहले कौन तय करता है ये बताओ। पहले निर्देश जारी किया गया था कि विकास निगम से खरीदा जाए, उसके बाद भी तय किया गया कि कोई जरूरी नहीं है। जहाँ बीज विकास निगम कौन होता है तय करने वाला? आप तय कीजिए ना, ये देना ही ये नहीं देना। बीज विकास निगम कौन होता है? प्रोटीन युक्त आहार नहीं है, ये वो कौन होता है तय करने वाला? प्रोटीन युक्त आहार उनको देना है। सोयाबीन बड़ी में प्रोटीन और उसमें रहता है उस प्रोटीन, इसलिए प्रोटीन उनको आहार दिया जाए, ये निर्देश उसमें आपने लिखा, उत्तर पढ़ लीजिए। बीज निगम ने बड़ी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। माने वो कौन होता है?
निगम टाटा सन्स हो गया, हर काम करता है बीज विकास निगम, बीज नहीं दे पा रहा है, सब तरह का कोयला खनन का भी काम चालू कर देगा बीज विकास निगम, टाटा सन्स बीज विकास निगम, हवाई जहाज भी चला रहा है किसानों वो भी चलाएगा सौरभ जी, बीज निगम हवाई जहाज भी चलाएगा, शिक्षा मंत्री भी बन गए, स्कूल शिक्षा मंत्री भी बन गया, बीज विकास निगम एक सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था का काम बीज देगा लोगों को, किसानों वहां से खरीद सकते हैं, वहां से उसकी क्या समय का है, वो मध्याह्न भोजन को किसानों के लिए काम करना, वो सप्लाई करेगा, उसके पास है वो तो मीनू होता है, मीनू तय करने वाला। चलिए शिवरतन शर्मा जी के खिलाफ जो है रहे हैं धर्म, मेरा जो प्रश्न था एक सूरजपुर जिले का और एक मुंगेली जिला का, तो वो जो सूरजपुर जिला में भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया है, तो मुंगेली जिला में नहीं किया है, तो मैं प्रश्न लगाया था पूरा वो संशोधित जैसा भी हो, तो मैं मंत्री जी से ये दोनों जिला के जांच के संबंध में बात करना चाहता हूँ। करने का तो बोल दिया मैंने, दोनों को साथ साथ जांच कर लेंगे। तो उन्हीं का जिला है। आपका निर्देश जो धारे है माननीय नेताजी, और जो आपने कहा है जांच करा लेंगे। ठीक है शिवरतन शर्मा जी, और आप बोल रहे थे बीज नहीं दे पा रहे करके, उस दिन गिना रहे थे कितना उसमें सड़वा पैदा हुआ, कितना क्या पैदा हुआ। आज मेरा ध्यान, चलिए आप प्रश्न क्रमांक 6 शिवरतन शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न किया था माननीय मंत्री जी से, धान उपार्जन केंद्र से धान संग्रहण केंद्र के लिए उठाव के नियम क्या है। माननीय मंत्री जी ने ये तो बता दिया कि सुखद मान्य नहीं है उपार्जन केंद्र को, पर नियम क्या है ये आपने नहीं बताया अपने उत्तर में। आप मेरा प्रश्न पढ़ लीजिए और आपका उत्तर पढ़ लीजिए। तो पहला तो मेरे को आप नियम बता दीजिए, नियम क्या है उठाव के, और दूसरा आपने अपने उत्तर में स्वीकार किया है 19-20 में धान उपार्जन नीति के अनुसार धान का उठाव कराया गया है तथा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी एवं आकस्मिक वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण धान उठाव प्रभावित हुआ है। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं धान उठाव प्रभावित हुआ है। ये धान उठाव प्रभावित हुआ तो इससे कितना नुकसान हुआ और नुकसान किसने सहा? उपार्जन करने वाली समितियों ने कि शासन ने उपार्जन करने वाली समितियों को उस नुकसान की भरपाई की? तो नियम और नुकसान की भरपाई, ये दो मेरा प्रश्न है। महोदय, इसमें निर्देश ये है कि अब धान उपार्जन जो नीति बनी हुई है उसके तहत कि जितना जल्दी हो सके खरीदी केंद्र से उसको उठाव किया जाए। कितना दो प्रकार के उठाव होते हैं, एक ऐसा कोई नियम नहीं है, ये आपका उत्तर है मेरे पास। लेकिन ये बताइए कि कभी कभी संभव है, कल रख दूंगा, माननीय आप जो प्रश्न किए सुनो तो जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय, उठाव दो प्रकार के होता है कि एक परिवहन की उसमें बचत हो, इसलिए खरीदी केंद्र से सीधे मिलर को होता है डीओ के माध्यम से, डीओ करता है वहां पे होता है, और एक जो बफर जब लिमिट होता है सोसाइटियों में अधिक खरीदी हो गई है तो उसके लिए फिर टीओ के माध्यम से संग्रहण केंद्र में जाता है, और जितना जल्दी हो सकता है उतना हो करें। और इस साल हम लोगों ने जो नीति बनाई है उसके तहत जो 2021-22 में जो खरीदी हुई है उसका आपका 95% परिवहन आपका उसमें हो गया, उसमें परिवहन में। तो एक केवल एक साल का जो आप पूछ रहे हैं कि 2020-21 का, उस समय एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जितने जल्दी हो सके उतना उठ जाए। इसमें सीधा समय निर्धारित है कि 3 दिन के अंदर उपार्जन केंद्र से धान उठ जाना चाहिए, और 3 दिन से उपार्जन केंद्र से धान उठाने की प्रक्रिया मेरे को मालूम है, या तो मिलर उठाए या वहां से उठ के संग्रहण केंद्र में जाए। तो मंत्री जी घुमा फिरा उत्तर दे रहे हैं जितनी जल्दी जाए। अरे आपके रिटर्न नियम में है 3 दिन का
72 घंटे का नियम है माननीय मंत्री जी, आप सदन को गुमराह न करें। एक विषय। और दूसरा विषय मैं जो इनसे पूछना चाहता हूं कि 2020-21 में कोरोना और आकस्मिक वर्षा के कारण धान उठाव प्रभावित हुआ। ये धान उठाव प्रभावित हुआ, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। इससे कितना नुकसान हुआ और नुकसान की भरपाई कौन करेगा? समिति वहन करेगी कि राज्य शासन समिति को भरपाई प्रदान करेगा? ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020-21 में जो असामयिक वर्षा हुआ, कोरोना काल था, परिवहन नहीं हो पाया, इस कारण से जो नुकसान हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए समितियों को 218 करोड़ की एक मुश्त भरपाई हम लोग उसमें करेंगे, ताकि समिति भी हमारा ठीक है जिंदा रहे। और 3% की सुखद उसमें लिमिट किए हैं कि जिन समिति में 3% की सुखद होगी उन समितियों में आपके जो कमीशन है बाकी सब जाएगा। और उससे ऊपर होगा तो समितियों के पास जो लॉस हुआ वो वही बंद करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 218 करोड़ रुपए भरपाई किया गया। ये 218 करोड़ रुपए एक मुश्त दे दिया गया। एक बात कि समिति वाइज नुकसान का आकलन करके समितियों को प्रदान किया गया। होता यह है कि राज्य शासन की स्थिति यह है कि उपार्जन के अंदर जो धन उपार्जन करता है उनका समय पे कमीशन का और मजदूरी का भुगतान भी नहीं कर पा रही। ये 218 करोड़ रुपए जो प्रदान किया गया, ये एक मुश्त सहकारिता विभाग को दे दिया गया, इस खाते से डाल के उस खाते में। समितियों के खाते में एक पैसा नुकसान का नहीं पहुंचा है। और समितियों की स्थिति यह बन गई है कि समितियां अपने कर्मचारियों का भुगतान नहीं कर पा रही। तो मैं अब मंत्री से जानना चाहता हूं कि 218 करोड़ कितनी समितियों को बांटा गया, कितनी समितियों में नुकसान हुआ, आप एक ही बता दीजिए। और दूसरा जो 3% की जो बात कर रहे हैं, ये 3% का अलाउ कितनी समितियों में आपने किया? आपने स्वयं ने भी उत्तर में कहा 3% को हमने अलाउ किया, ये कितनी समितियों में अलाउ किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि जो 3% का जो देय राशि होगी वो 217 करोड़ की होगी। और उसमें जो पूर्व वर्षों की जो लॉस थी वो 115 करोड़ का है। और ये केवल संयोजन होगा उसमें समितियों के खाते में एपेक्स बैंक के माध्यम से उसमें हुआ जाएगा, जहां पर 3% से कम लॉसेस है। और अगर उससे ऊपर होगा तो जो लॉसेस पहले के भी हैं वो उनसे वसूल की जाएगी उससे। और माननीय अध्यक्ष जी, 20-21 की बात है, एक साल पूरा हो गया और ये बात कर रहे हैं उन समितियों के खाते में जहां 3% से कम है वहां समायोजन किया जाएगा। ये समायोजन करने की कोई समय सीमा है? कोई समय सीमा निर्धारित करें, हम इतने दिनों के अंदर समितियों का समायोजन कर देंगे। और एक आपने 218 करोड़ देने की बात की है, समितियों को कुल नुकसान कितना होगा इसका मूल्यांकन आपने कराया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, वाला अलग अलग समितियों का है, कितना उससे नुकसान हुआ है मैं अलग से जानकारी दे दूंगा। लेकिन हमारे उद्देश्य नहीं है ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अंतिम जो भुगतान होता है वो समितियों के मिलान करने के बाद होता है। एक भी साल तक बता दो, 18-19। अरे नहीं तो आपके समय के तो है। एक मिनट शर्मा जी, आप इतने विद्वान हैं कि इसी प्रश्न को 1 घंटा नहीं 2 घंटा निवेदन एक अंतिम प्रश्न कर रहा हूं। इतने सारे बच्चे हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 2021-22 का धान उठाव जो है वो कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। धान खरीदी 7 फरवरी को बंद हो गई। माने धान खरीदी को बंद हुए लगभग 1.25 महीने हो गए और उसके बाद भी धान उठाव की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अब ये 1.25 महीना लेट हो गया
समितियों को नुकसान होगा, इसको कौन सहेगा? माननीय ये अध्यक्ष 1.25 महीना क्यों लेट हुआ? इसके लिए कौन दोषी है? दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? सुनिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021-20 में जो धान खरीदी हुआ ये ऐतिहासिक धान खरीदी हुआ है। ये इतना अभी तक कभी नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय। जो 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुआ, और धान के जो उठाव के संबंध में बताना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मिलर के द्वारा 70 लाख मीट्रिक टन का धान उठाव हो चुका है, और परिवहन जो संग्रहण केंद्र में जो जाएगा वो 22,69,000 मीट्रिक टन धान का उठाव हो गया। तो कुल मिला के 93 लाख मीट्रिक टन का धान उठाव हो गया है। केवल 5% माननीय मंत्री जी नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। 5 लाख मीट्रिक टन का धान का उठाव बाकी है, आप हम स्वीकार कर रहे हैं 1.25 महीने बाद। दूसरी बात, ये 70 लाख मीट्रिक टन या संग्रहण केंद्र में 22 लाख मीट्रिक टन धान गया, ये भी समय सीमा में नहीं गया, ये भी धान लेट पे गया, ताकि समितियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आपकी लापरवाही के चलते समितियां डूब रही है, सारी सहकारी समितियां घाटे में जा रही है। इसके लिए दोषी कौन है और दोषी पे क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये तो आज मैं बता रहा हूँ आज की स्थिति में 93.5 लाख मीट्रिक टन धान उठाव हो चुका है आज की स्थिति में। जो पूरा ये तो मैंने सुन लिया आपका उत्तर। 5 लाख मीट्रिक टन धान नहीं था, आप समझ भैया आज तो अरे टाइम अभी विभागीय चर्चा बाकी है, पूरी सहकारी समितियां बैठ रही है, पूरी सहकारी समितियां घाटे में, विभागीय चर्चा बाकी है, उसमें इस तरह की बहस करिए। प्रश्नोत्तर का समय अध्यक्ष महोदय, ये बात सत्य है कि धान का उठाव तो हो नहीं रहा है टाइम से, नियमों का पालन भी नहीं हो रहा है, लेकिन अफसोस ये हो रहा है अध्यक्ष महोदय, पिछले कई साल से आखिर इस धान खरीदी का मालिक कौन है? आप हैं कि स्वास्थ्य मंत्री, खाद्य मंत्री हैं? उनका क्या रोल है जो वो बीच बीच में जवाब देते हैं? आपका क्या रोल है जो आप बीच में जवाब देते हैं? आज खाद्य मंत्री यहाँ उपस्थित नहीं है। नहीं सर, ये इस विभाग का मालिक कौन है? चलिए, मैं इस विभाग का मालिक कौन है धान खरीदी का? आप हैं कि वो है? ये बताइए। मालिक तो सरकार है माननीय। नहीं, सरकार का नाम तो कोई चीज नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। धान खरीदी से लेके भगवान सरकार आज तक का सबसे कभी खाद्य मंत्री जवाब देते हैं, कभी ये देते हैं, ना ये ठीक से बोल पाते हैं, ठीक से बोल पाते। अरे आखिर है कोई इसका मालिक है, कोई पता ठिकाना है? धान खरीदी कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब तक करेगा, कब तक नहीं करेगा? एक जन कोई बोलो, 2-2, 3-3 लोग जवाब देते हो आप लोग। धान खरीदी सरकार माननीय अध्यक्ष महोदय, और सरकार करेगी। सरकार के केंद्र बिंदु में किसान है, किसान की धान हम लोग खरीदी करेंगे। अरे आपके केंद्र बिंदु में कितना सब जानते हैं, किसान मरने को बाध्य हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आशीष कुमार छाबड़ा, माननीय अध्यक्ष महोदय, रहने दीजिए, कहा है कि साल आप देखिए धान के जो उठाव नहीं हुआ, 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए उनको देना पड़ा, 218 करोड़ रुपए, और अभी फिर वही स्थिति रिपीट कर रहे हैं। तो अभी भी गंभीरता सरकार में नहीं है, विभाग में गंभीरता नहीं है, तो इनके गलती का खामियाजा ये जो हमारे समिति भुगत रहे हैं। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उसमें जो दोषी है, कि चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, उसमें जो अधिकारी हो, मंत्री जी उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे और उसको आप घोषित करेंगे क्या कि जिनके कारण ये गलती हुई उनके खिलाफ में कार्रवाई? अध्यक्ष महोदय, ये केवल आज का नहीं है, इससे पहले भी आपका परिवहन कम हुआ था। पहले तो 200 सुन लीजिए मेरी बात, पहले भी हुआ था, गलती के कारण में पहले भी हुआ था। कर दी प्लीज, आप बात प्लीज। 2012-13 बड़ा
आशीष कुमार छाबड़ा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बैठे मंत्री जी, कि मंत्री जी आप बैठिए। मैंने 18,000 लाश हुआ था और 22 करोड़ का लाश उसमें हुआ था। 13-14 में भी 11 लाख। माननीय मंत्री जी, घाटा हुआ था। माननीय मंत्री जी, मैंने कहा आप बैठ जाइए, दूसरा प्रश्न आ रहा है। आशीष कुमार छाबड़ा, मैंने आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता था कि मेरे विधानसभा बेमेतरा में वर्ष 2021-22 में अवैध प्लाटिंग तथा कॉलोनी के कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं। मंत्री जी का जवाब आया है, उसमें 3 प्रकरण दर्ज की बात मंत्री जी ने कही है। ये शहरी क्षेत्र में है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी 3 प्रकरण? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में। और बेमेतरा नगरीय क्षेत्र में क्या कोई अवैध प्लाटिंग नहीं हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस शहरी क्षेत्र में कोई अवैध प्लाटिंग की जानकारी या शिकायत नहीं मिली है। अगर कोई है तो बता दें विधायक। नहीं माननीय मंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में सदन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से एक बात डालना चाहता हूं कि बेमेतरा जिला मुख्यालय और जिला मुख्यालय शहर में बहुत जोरों से अवैध प्लाटिंग का काम तेजी से चल रहा है। भू माफियाओं के हौसले बुलंद है और सरकार के माध्यम से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसको लेके गरीब लोग उनके चक्कर में आके परेशान हो रहे हैं। अवैध प्लाटिंग, मेरा आपसे निवेदन है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय विधायक जी, क्या आपने कभी इस संदर्भ में शासन या राजस्व मंत्री जी को पत्र लिखकर अवगत कराया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बार सत्र में मैंने दोबारा इसका प्रश्न, सत्र की बात मत करिए, क्या आपने अलग से पत्र लिख के? मैंने जिला कलेक्टर को इसके लिए जानकारी दी थी, उनके माध्यम से लगातार मैंने उनको पत्र भी लिखा है कि उस पर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई के लिए मैंने उनसे मांग भी की थी। बेमेतरा में जितने भी अवैध प्लाटिंग हो रहे हैं शहर क्षेत्र में, उसकी आप जांच करा दीजिए और जल्दी से जल्दी उनको बता दीजिए। अध्यक्ष भुवनेश्वर शोभाराम बंगड़ारे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से निजी विद्यालयों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। मंत्री जी ने मैंने मांगा था कि 19-20 में कुल कितने विद्यालय संचालित थे। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 7,502 निजी विद्यालय संचालित थे। मेरा दूसरा प्रश्न था कि 2020-21 में एवं 21-22 में कुल कितने निजी विद्यालय बंद हुए। उनका भी जवाब मंत्री जी ने 131 निजी विद्यालय बंद हुए हैं, ये जानकारी दी है। मैं मंत्री ने जो जानकारी दी है उससे संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रश्नों का जवाब तो आया है, परंतु जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि पूरा स्कूल में 650 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे 11 स्टाफ को हटा दिया गया है, तो वहाँ के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कैसी होगी? और वहाँ 4-5 किलोमीटर तक का कोई भी ऐसा स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। उसके वजह से बच्चों को काफी, उसके पालकों को काफी चिंता हो रही है। माननीय मंत्री जी बताएंगे कि नए शिक्षकों की भर्ती कब तक होगी, और जब तक शिक्षक नहीं आते हैं तब तक वहाँ जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं उनको वहाँ से नहीं हटाया जाए। 3 प्रश्न का एक प्रश्न में जवाब उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो जो एक तो भर्ती की प्रक्रिया चल रही माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें प्रतिपूर्ति उसकी करेंगे, और ट्रांसफर तो एक सतत प्रक्रिया है, माननीय प्रशासनिक प्रक्रिया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और जिन टीचरों को भी हटाया गया है, अभी परीक्षा तक तो वो लोग वहाँ पे अभी रहेंगे। उसके बाद में लेकिन जो पढ़ाई बच्चों की होगी वो किसी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं होगी। जितने संख्या में बच्चे रहेंगे उसके मान से वहाँ शिक्षा की व्यवस्था की जाए। चलिए, आप विधायक जी संतुष्ट हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करती हूँ कि बहुत गंभीर विषय है, नगर पंचायत पूरा है,
और हायर सेकेंडरी स्कूल में जब तक वहाँ पे नई शिक्षकों की भर्ती नहीं हो जाती तब तक वहाँ से शिक्षकों को हटाया नहीं जाना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। अजय चंद्राकर जी। महोदय क्षमा करेंगे, ये प्रश्न दो तीन बार तारांकित अध्यक्ष जी पता चलता है इनको कभी। हाँ बताइए। तुरंत क्षमा मांगा, ध्यान रखना ना। चलिए, आप दूसरी जगह व्यस्त हैं। 3 बार ये प्रश्न लग चुका। सरकार की कार्यप्रणाली कैसी चलती है और यह सरकार कैसी है, उसका एक जीवंत ज्वलंत उदाहरण है ये। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 14,480 शिक्षकों की जो भर्ती होनी है, उसमें से आपने जितने में भर्ती कर ली है, 7,000 समथिंग में हुई है, 7,000 से मैंने आधे से ज्यादा बाकी है। इसका हर बार आप कारण बताते हैं कि सत्यापन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैं आपसे इस बार ये जानना चाहता हूं कि सत्यापन कहां हो रहा है, कौन कौन अधिकारी कर्मचारी उसका सत्यापन करते हैं और एक दिन में कितने लोगों का सत्यापन होता। ठीक, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो जो 3 कैटेगरी के स्कूल, नहीं, मैं जो पूछा हुआ जानना चाहता हूं, मेरे बात सुन लीजिए ना। 3 बार बहस हो चुके हैं, कौन सत्यापन करता है, कहां कहां सत्यापन करता है और प्रतिदिन कितने लोग का सत्यापन होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सहायक शिक्षक और शिक्षक व्याख्याता, इसके जो प्रथम चरण में जो सत्यापन हुए हैं, मैं तारीख बता दूं कहाँ कहाँ हुए हैं। रायपुर में हुए हैं। नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूं, मेरा प्रश्न फिर दोहरा देता हूं। कौन करता है, कितने लोग, कौन करता है, कहां करता है और अब तक मैंने प्रतिदिन कितने लोगों का सत्यापन होता, उस हिसाब से गणना करेंगे। 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा हम लोग। और एक बात अभी दूसरे प्रश्न में पूछूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही बता रहा था, आप मैं उस प्रश्न के छोड़ दूसरा उत्तर चाहता ही नहीं। माननीय मैं दे रहा हूं। 3 आपके एक व्याख्याता हैं, सहायक शिक्षक हैं और सहायक शिक्षक। तो व्याख्याता का सत्यापन होता है राज्य स्तर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, और शिक्षक का जो सत्यापन होता है वो जिला स्तर पर संभाग स्तर पर करता है, और जो सहायक शिक्षक है उसका सत्यापन जिला स्तर पर होता है। कौन कौन करते हैं, प्रतिदिन कितने लोगों का होता है सत्यापन, ये कहा। जिस समय सत्यापन शुरू किया गया था उसमें कोरोना काल था। अध्यक्ष महोदय, मुझे संख्या चाहिए, यानी नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा बोलते। प्रतिदिन कितने लोगों का सत्यापन होता है और कौन कौन करता है? ये संख्या निर्धारित नहीं है कि कितने लोग का होगा। कोरोना काल था, कम लोगों को उसमें अवेलेबल पाते थे उसमें, क्योंकि उसमें माननीय अध्यक्ष, और इसका कोई समय तय नहीं है कि आपका कितने लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 48% का सत्यापन 3.5 साल में, 3.25 साल में अभी तक नहीं हो सका। 52% का लगभग सत्यापन हुआ। वो राज्य स्तर में करे, संभाग स्तर में करें, जिला स्तर में करें, कहीं मसानगंज में करें, वो उनका विषय। चलिए संख्या नहीं बताते तो ये बता दें, 48% का सत्यापन कब तक हो जाएगा और कब तक उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, एक। और इसी में दूसरा ये है कि ये जो 14,085 लोगों की सूची है वो कब तक वैलिड रहेगी। माने किसी की वैलिडिटी का भी ये नियम और कानून है, चाहे यूपीएससी का हो, व्यापम का हो, जितनी परीक्षा लेने वाली एजेंसियां हैं, तो ये कब तक वैलिडिटी है और इसको बढ़ाया गया है तो कितनी बार कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया। मैंने थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं तो अब आपको ये हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 14,000
580 मजबूत और माननीय अध्यक्ष महोदय जो प्रथम चरण में जो नियुक्ति हुई तीनों में व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक, ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा। सुन लीजिए मेरे बात जबरदस्ती सुन लीजिए ना, मेरे बात सुन लीजिए जबरदस्ती 6,300 सुन लीजिए, मेरी बात सुन लो ना। 6,360 की नियुक्ति प्रथम चरण में हुई, द्वितीय चरण में हुई 1,211, मतलब कुल 7,575 की नियुक्ति हो चुकी है। अजय जी माननीय अध्यक्ष महोदय बताइए, माननीय अध्यक्ष महोदय आप पूरा सुनिए पहले। कुल जो भर्तियां जो होनी है वो 7,009, उसमें से 1,721 के आपके कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, जो ST/SC के उसमें है कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, और आपके जिला जो सरगुजा और बस्तर संभाग और कोरबा के संभाग में नियुक्ति पर भी उसमें स्थगन है। तो स्थगन में आपका 2,512 इनकी नियुक्ति होना है, पर ये क्योंकि न्यायालय से स्थगन है इसलिए उनकी सत्यापन हो पा रही है, नियुक्ति हो पा रही। तो कुल आपका 2,766 की नियुक्ति जो प्रक्रियाधीन है, ये बताना चाह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत मानवीय प्रश्न है। अब मैं रख दिया किताब को तो उत्तर इधर उधर की देते हैं। 14,480 शिक्षकों की भर्ती का निर्णय सरकार ने लिया। 3.25 साल से यह प्रक्रिया अलग अलग तरीके से हम पूछते आ रहे हैं और हर बार एक कॉमन उत्तर आता है जिसमें प्रति चीजें पूरक चीजें जुड़ी रहती है। अभी न्यायालय जुड़ा है, कभी कोरोना जुड़ता है, कभी कुछ भी जुड़ जाता है। इसमें जो 48% शेष हैं उसका सत्यापन करके कब तक उनको नियुक्ति पत्र दे दोगे, एक। और दूसरा मैंने पूछा कि ये 14,480 जो टीचर हैं उसकी सूची की वैलिडिटी कितने दिन की है, कितने बार बढ़ाई गई। ये दो चीजें भर मैंने पूछी है और ये और नहीं एक इस मैंने इधर उधर की बातें नहीं पूछी मैंने। 48% को कब तक आप सत्यापित कर लेंगे, नियुक्ति देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 1,697 इनकी कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, इनकी नियुक्ति अभी संभव नहीं है इसकी, एक बात। दूसरा 2000 जितने चंद्राकर जी, हो पा रही है। चंद्राकर जी, आप कंझा गए ना, कंझा गए हैं। नहीं करे। बैठिए ना, बैठिए। आपके प्रश्न को माननीय धर्मलाल जी कब से करना चाहते हैं, प्लीज प्लीज 48% जो सत्यापन नहीं हुआ तब तक जो वो पूरक लगा ले, न्यायालय कोरोना इधर उधर, मान लो 500 बाकी, तो 500 बाकी है तो उसको कब तक नियुक्ति पत्र देंगे, उसकी वैलिडिटी कितनी बार बढ़ाई गई है ये पूछता हूँ तो उसको नहीं बताते। कब तक कितनी बार। अध्यक्ष महोदय विस्तार से बता रहे हैं आप, पूरा प्रश्न तो सुनिए। छत्तीसगढ़ का दुश्मन हो, कंधा अध्यक्ष महोदय, उसकी वैलिडिटी 2 साल के 2 बार बढ़ाई गई है। अभी इतने साल के लिए लागू है, कब तक के लिए ये पूछा हुआ? एक मिनट 2 बार उसकी बढ़ाई गई है। जैसी आपको प्रक्रिया, जैसे कोर्ट का मामला है, माननीय हो जाएगा तो जिसमें माननीय विधायकगण भी संक्षिप्त उत्तर और पॉइंटेड प्रश्न पूछा कर रहे हैं। और एक मिनट और माननीय मंत्रीगणों से निवेदन है कि वो भी पॉइंटेड उत्तर दिया करें। और मेरा निवेदन यह है कि आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करके आया करें। और यहाँ से मैं जस्ट मिनट अभी बचा है, मैं विभागीय अधिकारियों से भी ये अनुरोध करूंगा आपको निर्देश कि जो संभावित प्रश्न है उसके उत्तर मंत्रियों को बता दिया करें।
इसीलिए होता है वो। माननीय अध्यक्ष जी उधर बैठे गलत बनाक दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी 14,580 पद में 6,380 लोगों की आप विद्वान हैं, आप किसी भी प्रदेश के विज्ञापन छप रहे हैं सरकार के, आप किसी भी प्रश्न को 1 घंटा खींच सकते हैं। शिक्षक नियुक्त कर दिया गया और आज भी 6,380 लोगों की नियुक्ति नहीं दे पाए। चलिए माननीय महत्वपूर्ण आपने ये 14,500 लोग नौकरी देगी और आज उत्तर में स्वीकार कर रहे 6,380 लोग नौकरी नहीं दे पाए। पूरे जनता को गुमराह करने में लगी हुई है सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए आप तो मैंने कहा ना कि आप प्रत्येक प्रश्न को 1 घंटा खींच सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक में नियुक्ति का मामला नहीं, भ्रष्टाचार का मामला है और 2 बार सत्यापन हो चुका है मेरी जानकारी में। मंत्री जी बेहतर समझेंगे उसको। भ्रष्टाचार का मामला इसलिए है कि आपके होल्डिंग में 4,65,000 लोगों को आपने नौकरी दे दी होल्डिंग में, लेकिन 19,000 लोगों को 2 बार सत्यापन होने के बाद भी नियुक्ति आदेश आप नहीं दे पा रहे हैं। कि भ्रष्टाचार का मामला नहीं है तो और क्या है? चलिए, तो अभी इंतजार कर रहे हैं कब पैसा आएंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दोनों के जैकेट की दुकान से ले आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात क्या है, आप दोनों मंत्री जी आप थोड़ा सचेत हो जाएं। ये षड्यंत्र आपके पीछे है। मैं सुन रहा हूं आपकी बात। मैं आपको बता देता हूं कि आपको अधिकार नहीं है अपने विभाग में ट्रांसफर करने का। मुख्यमंत्री का जब नोट शीट आएगा, टीप आएगा, केवल उसी फाइल को आप भेजेंगे और आप अपना फाइल भी नहीं भेज सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके अधिकारी का उसमें नोट शीट चला है, एडवांस भी जारी हुआ है। पता नहीं उसका अनुमोदन आप लिया गया है कि नहीं लिया गया है, मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मैं भ्रष्टाचार का इसलिए बोल रहा हूं कि बिलासपुर में ये इसी मामला के दौरान में 2 लोगों को जो जेल भेजा गया, ये इसी मामला के अंतर्गत भेजा है कि दूसरे मामला के अंतर्गत? थोड़ा सा बताएंगे तो आपके डीओ कार्यालय के कर्मचारी को। नहीं, उसकी माननीय अध्यक्ष महोदय उसकी जांच हुई, जांच होने पर कार्रवाई होगी उसमें। लेकिन जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी बात बताई कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही है। कोर्ट से स्टे है आपका सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, कोरबा में, वहां नियुक्ति नहीं हो सकती कोर्ट के आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय। और कुछ कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें कहाँ भ्रष्टाचार की बात उसमें आती है। आपको तो हमेशा केवल एक ही बात नहीं, मैं तो आपसे पॉइंटेड पूछ रहा हूँ कि बिलासपुर के डीओ कार्यालय के 2 लोगों को जेल में भेजा गया, वो जेल में भेजा गया है तो कौन से मामले में भेजा गया? तो मैं तो यही जानना चाहता हूँ। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ भ्रष्टाचार का है, तो आप बताइए ना किस मामले में भेजा गया जेल उनको, बताइए आप। नहीं, वो माननीय अध्यक्ष महोदय वो अलग मामला है, ये भर्ती से मामला नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो कौन से मामला है ये बता दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न उसमें कहाँ बताइए? ये भर्ती का मामला है। चलिए, उसमें आपको में आ गया। देखो माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब शिक्षकों में कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोग मर गए सरकार की असंवेदनशीलता से, और अभी भी अतिथि शिक्षक जो है इसी प्रश्न का हिस्सा है। आपने मना कैसे में नहीं पूछा, उसमें से भी कई लोग मर गए इस सरकार के चलते। और इस असंवेदनशील सरकार जो रोजगार में लगातार झूठ बोल रही है, कभी 4,65,000, कभी 5 लाख लोकवाणी में, कभी 20,000, कभी 2,80,000, और नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रहे हो आप, उसके विरोध में हम सब कोई दमन करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी एक भी नियुक्ति नहीं हुई थी, केवल भ्रष्टाचार हुआ था तो दे दिया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 साल बाद तो नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई गई थी, वो 23 साल बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आते ही उनकी उत्तेजना बढ़ जाती है।
इस पर कोई जांच का अगर करा सको तो कराइए आप संसदीय मंत्री जी। संत राम जी ने काम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कांकेर जिले के जो कोटवार जो सेवा भूमि है उसके खरीदी बिक्री पे जो मैं प्रश्न लगाया था, जवाब में आया है कि कांकेर तहसील के 5, चाराबाग के 4 और नरहरपुर के 5 और भानुप्रतापपुर के 1 कुल 15 सेवा भूमि का खरीदी बिक्री किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेवा भूमि की खरीदी बिक्री की क्या प्रक्रिया है? सेवा भूमि की खरीदी बिक्री की कोई प्रक्रिया नहीं है, उसमें जो किया गया उसमें कार्रवाई चल रही है। क्या वो सेवा भूमि की खरीदी बिक्री अवैध है? बिल्कुल अवैध है। ठीक, आप कुछ कहना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि कांकेर और नरहरपुर तहसील के अंतर्गत कुल 3 शासकीय सेवक के परिवारों के नाम से दर्ज किया गया है। ये नियम अनुसार हुआ है कि इसकी क्या कैसे हुआ है? पहले बता दिया कि जो सेवा भूमि है उसकी खरीदी बिक्री अवैध है, यानी सब अवैध है, जांच करने का कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रकरण चूंकि अभी जांच में है जो भानुप्रतापपुर का है, मैं ये जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि वो आवेदन कब प्राप्त हुआ है, जो शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ है जो आपके पास आया है भानुप्रतापपुर? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने पहले ही बता दिया कि वो गलत है और उसमें खुद सदस्य बोल रहे हैं कि उसमें जांच प्रक्रियाधीन है, उसमें कोटवार को सस्पेंड किया गया है और जांच चल रही है। अध्यक्ष महोदय, कब शिकायत प्राप्त हुआ है? अभी सस्पेंड नहीं किए हैं अब उसको। अब ये जो प्रेस क्रमांक 13 प्रमोद कुमार। मैं जानना चाहूंगा, मेरे सवाल के जवाब में जो उत्तर आया है 14,76,000 की जो खरीदी हुई है, इसको कौन से अधिकारी खरीदे हैं? बलौदाबाजार जिले वाले या रायपुर जिले वाले? पहले ये बता दें। प्रश्न पूछिए पुनः। आप बताएं, 14 लाख रुपए खरीदी हुई है, ये कौन से अधिकारी खरीदे हैं? बलौदाबाजार जिले के कि रायपुर जिले के? तुम भी जल्दी जल्दी मत बोलो ना, वो आराम से टाइम हो रहा है सर। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो छात्रावासों के लिए जो सामग्री खरीदी की गई, सामग्री खरीदी की गई माननीय अध्यक्ष, छात्रावासों के लिए ये टेंडर की प्रक्रिया से हुआ है। टेंडर प्रक्रिया में जो लोग आए उसमें उसके साथ खरीदी होती है। नहीं, खरीदा कौन है? बलौदाबाजार वाले, रायपुर वाले? ये बलौदाबाजार खरीदी, बलौदाबाजार की जो टेंडर हुई है और वो खरीदी, इसमें टेंडर होता है उसका। माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधानसभा में 2 जिले हैं। पहली बात तो सवाल ही का उत्तर ही गलत आया है। मेरे विधानसभा में 2 जिले हैं, रायपुर जिले और बलौदाबाजार जिले। तो इनको तो रायपुर जिला वाले को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, मानते नहीं कि वो जिला बलौदाबाजार विधानसभा। पर हम तो आपको प्रश्नकाल समाप्त, इसीलिए जाति कर रहा। जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य अवगत हो। Maximum number of passengers in India per day were close to about 4 lakhs. And we reached a level of 3.83 lakh per day in the month of December. So we were very well on our way back to recovery, roughly about 5 or 6% off from pre-COVID levels. But then Omicron came along and we had wave 3. And again, I am pleased to report to the House today that as of yesterday's numbers, after going down to almost about 1,60,000 passengers a day, in wave 3 from the pre-COVID level of 4 lakhs and post-COVID 2 level of 3.83 lakhs. We have yesterday reached the number of roughly about 3.8 lakh passengers per day. So we are looking at a resuscitance in this sector, and with that resuscitance, we are extremely hopeful that we will also see a rebound in terms of employment opportunities. Dr. Shantanu Sen. Louder. Mike. I would like to draw the kind attention
of our learned minister to a ground reality that so far maintenance of COVID protocol at different airports is concerned. Passengers are being asked to show their COVID vaccination certificate at some airports. At some airports, they are being asked to show their COVID report of last 24 or 72 hours. And at some airports, they are being asked nothing. So there is a confusion amongst the general passengers. My request and my question before our learned minister is, why don't we bring an uniformity at all the airports of our country? Thank you very much. Madam, through you, I'd like to apprise our learned member. It's a very important point that he has raised. As you're aware that these are decisions that are taken by two centers. One is the Health Ministry at the center, and secondly, the states. This is also a subject which is on the concurrent list, and therefore a diktat cannot be issued by us. An advisory can be issued, and then each state has its own power to decide what the rules need to be. As far as we are concerned, the Health Ministry at the center issued the advisory again on the 10th of February 2022, saying that either the passenger has two choices. Either you upload a COVID negative report from the past 72 hours onto the Air Suvidha portal, or you upload your double vaccination certificate onto the Air Suvidha portal, and that should suffice, subject of course, again as I emphasize, to the state government protocols, because each state government must have that liberty to ensure what the rules should be for that particular state. Shri G.K. Vasan. That the Government of India has minimized or restricted flights due to the benefit of the passengers because of COVID-19. Good that it has given good results today. But now, sir, I would like to draw the attention of the respected Honorable Minister that it is time to reschedule flights again. For example, my state, Tamil Nadu, coming to the point, for example, my state, Tamil Nadu, there are around 5 airports. Vasanji, Trichy is a very important airport. And only there is only one flight. Vasanji, only the question. There is only one flight in the morning and in the evening. Likewise, Madurai, Coimbatore, Thoothukudi. I request the Honorable Minister, rescheduling has to be done for the interest of the passengers after COVID-19, so that the economic position of the country definitely will improve because of the flight service. I request all the members to be very, very precise so as to be able to accommodate maximum questions. Madam, through you, I'd like to apprise the honourable member that certainly there is a great demand for greater connectivity across all major cities in India. I also do see in the near future civil aviation becoming the backbone of transportation across the country. And therefore, we also are looking at a high level of growth in the sector. The CAGR, the compounded annual growth rate of this sector pre-COVID, because obviously during COVID it went through the most difficult time in its history, is close to about 10.6% per year. However, as I mentioned, Madam, both the domestic sector, we have brought it back to 100% capacity on the 18th of October. Even through the third wave of COVID, we did not restrict capacity. So all airlines were free to operate at 100% capacity. And similarly, on the international sector, by the order issued last week, we have said that by the summer schedule, which starts on the 27th of March, international sector can also operate at 100% capacity. Now, it is for the free market to choose in terms of the routes, and it is our effort to make sure that we take greater connectivity, as you mentioned, Honourable Member, to Tier 2 and Tier 3 cities, which is what we are endeavouring to do. Shri Praful Patel. The Minister is trying to, the Honourable Minister is trying to see that all the flights are revived, and I've
read his statements. At the end of the month, there will be no restriction and flights will go back to normal. I have only one important observation to make and maybe seek a response, is that the fuel prices, they have touched around $130. And we saw in 2008-9, when I was also that time in his position, the fuel prices had reached about $140, $145. And that caused a great deal of financial losses and hardship to all the airlines of India. Led to closure also subsequently of some airlines because those losses were very huge. Today the price of fuel around 130 and the rupee at 77 compared to 40, 45 then would have, and 40% of 45% of operating costs be fuel. I think it is time that the minister, he's trying very hard to reduce tax on ATF, which is levied by the center and the states. I wish that he takes this issue up very seriously, because if the fuel prices continue for a longer period than what it is today, at these levels, it could cause massive losses to airlines and probably even closure of many an airline. I hope he is aware of it and was taking some concrete positive action in this regard. Honourable Minister to respond. Madam, I'd like to thank the member for bringing up this issue in the House. He's absolutely right that fuel consists of not 45% but close to 37% of the cost structure of an airline. And in a sector which is going through a very high level of hemorrhaging losses, close to about 19,000 crores last year due to COVID, that also becomes the proportion of the revenue structure. And so therefore, at high fuel prices, which, if I may just point out, in 2020, prior to COVID, ATF was close to at about 21,000 rupees per kiloliter, which is today at 93,000 rupees per kiloliter. So fuel price itself has gone up close to 4.5 times. And therefore, this is a very, very key issue for us. I would like to thank the member for giving me the opportunity. But as soon as I took over in the month of July, and I'd also like to point out that the states charge VAT on ATF ranging from close to about 10% to 30% on this levels of fuel. And therefore, I took it upon myself to pursue with the states, to plead with the states, our case. The fact that we bring greater connectivity through airlines, the fact that we bring greater economic growth, and therefore, if you look at the Laffer curve example in economics, if you lower tax rates, you will actually increase buoyancy of revenues. And I'm very glad to report to this House that prior to my taking over, we had 11 states that charged VAT rates on ATF between 1 to 5%, and we had 25 states that charged VAT rates between 15 to 30%. That position today, and through you, Madam, I'd like to thank the Chief Ministers of all those states. We have reversed that equation. 12 states have reduced their level of VAT from 25 to 30% down to 1 to 4%. Past cabinet meetings, issued gazette notifications, and today that equation has reversed. There are 23 states that charge VAT only between 1 to 4%, and only 11 states that charge. Madam, this needs a little bit of your time. I would like to take that liberty from you because it's a very important point. Sure. And only 11 states that charge between 15 to 30%. This also calls about the confederacy of states, and I'd like to thank all the chief ministers of those states, large states like Madhya Pradesh and Gujarat and Uttar Pradesh, hill states like Himachal, Uttarakhand, Haryana, our island states like Andaman and Nicobar. Many, many states have done that, and I'd like to thank those administration of those states to you. Thank you, Madam. Question 122. Mr. John Bridas. 22. Madam, if I may just add one more thing, I'm pursuing with the state of Maharashtra as well. If you could use your good offices and help me, being the former civil aviation minister, I think this will go a long way. Honourable Minister, this is not going on record. It's not going on record. It is not gone. 122.
Madam, the minister will certainly, former minister will Kindly certainly lay help. the answer on the table. Madam, a statement is laid on the table of the House. Thank you. Supplementary, please. Madam, today the chair has been very liberal to everybody, and I do expect Madam also to be little liberal to me, because this is my second maiden question. Question, please. Sir, Question, please. let me congratulate Hardeep Puri Sahab for his contribution to the election victory of the BJP, because he made it a point that the petrol price didn't go up during the election time. Honourable member, question. Sir, yes, sir. Yes, madam. Sir, Please direct your question. Madam, see, from the answer, it has been revealed that there is a double engine looting that is happening. On the one hand, Kindly ask the question. This is not a speech that you are let me formulate, madam. Let me formulate, madam. Only the question. Only the question, please. Okay. In 2021, the government collected 3,72,970 crore in the form of cess and excise duty. I would like to know from the minister, will he stop the practice of bringing in cess and surcharge, which means that he can deny the rightful share of the state governments? And part B of my question is that, since the government had the logic when they increased the tax. Let that come as a second supplementary. No, madam, Minister. this part B. No, there is no part B. There is only one question. Honourable Minister to reply. Madam, in the spirit of liberalism that my distinguished colleague has referred to, let me also, if you will give me just a minute or two to explain to him how this system functions. Madam, the price of petrol at the retail point or the bunk is determined by the international price, the cost of insurance and freight, the exchange rate, refining margins, and a number of factors. This particular issue on how much cess and tax has been collected has to be seen both in the context of the overall context in which we are operating. The period that he has mentioned, 2021, I should say that 2021 means 1st April of 21 to 31st March of 21. That is precisely the period during which there was a complete lockdown in the economy. The financial year starts on 1st April. The lockdown took place for 25th March, which meant that at that point of time, there was virtually no activity. Now, at that point of time, certain taxes were raised, and they were raised for a particular purpose. But the ultimate test of this is, what is the price at which petrol and petroleum products are supplied to the consumer? And I have a very interesting analysis. Honourable Minister, please be brief so that the second question can Well, I thought, Madam, if you were, I'm very happy to be brief, but let me also share with him some facts. The fact of the matter is, when the situation so warranted, from 4th November of 21, we brought down the excise on petrol and diesel by 5 rupees and 10 rupees. But I would have thought that the all elected representatives should be rejoicing at the fact that the price paid by the consumer has remained steady during that period. But I don't see that. In fact, one prominent youth leader made a statement on 5th March. Honourable Minister, kindly reply to his answer. This is not a debate. Just a direct reply to his answer. Please. I am answering. Please reply the question. I am very happy to answer the Please question, reply madam. the question directly and keep it short. The question is, raising of taxes, levying of taxes are done
depending on the situation at that point of time. Okay, Today question we have brought down the taxes. Supplementary number 2. There is procedure. If you are not satisfied with the answer, please follow that. Second supplementary. Give me time. I will try with my limited ability to satisfy him. Sir, this is a question. You have to be precise in your question and precise in the answer. Second honorable member asked. Second supplementary, please. Madam, he is standing. How can I ask question? Issue when the state collects, we brought down the central excise. 9 states still have not brought down the excise. We are willing to take such steps as are necessary to control the price at the bunk. Honorable member, please ask your second Out of the supplementary. tax collected, 45% of